जैसे ही हम भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की शुरुआत की यात्रा करते हैं, हमारा सामना ऋग्वेद से होता है, जो 4 हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पुराना है। 5वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच रचा गया यह प्राचीन ग्रंथ हमारे पूर्वजों के गहन ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ऋग्वेद, जिसे अक्सर हिंदू दर्शन के स्रोत के रूप में वर्णित किया जाता है, केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। वैदिक संस्कृत में रचित इसके भजन और मंत्र उस युग के आध्यात्मिक और सामाजिक ताने बाने की झलक पेश करते हैं। वे उस समय की बात करते हैं जब मानवता अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, अस्तित्व के रहस्यों से जूझ रही थी, अनुष्ठानों और मंत्रों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच रही थी। 1000 से अधिक भजनों और 10,000 छंदों से युक्त ऋग्वेद को 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल विभिन्न देवताओं, अनुष्ठानों और अनुष्ठानों को समर्पित भजनों का एक संग्रह है। दार्शनिक चिंतन, अग्नि देवता के आह्वान से लेकर देवताओं के राजा इंद्र को समर्पित भजनों तक, ऋग्वेद आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय समझ का एक स्वर है। फिर भी आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवचनों के बीच ऋग्वेद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का भी वर्णन करता है। यह एक उथल पुथल भरे दौर की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है, जिसके दौरान 10 आदिवासी साम्राज्य एक भयंकर युद्ध में भिड़ गए थे। यह घटना, जिसे 10 राजाओं की लड़ाई या दशराज के नाम से जाना जाता है, मानव इतिहास में बड़े पैमाने पर संघर्ष के सबसे पहले दर्ज उदाहरणों में से एक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित 10 राजाओं की लड़ाई केवल संघर्ष और विजय की कहानी नहीं है। यह साहस, एकता और नेतृत्व की गाथा है, उस शाश्वत मानवीय भावना का प्रमाण है जो भारी बाधाओं के बावजूद भी कायम रहती है और जीत हासिल करती है। जैसे जैसे हम ऋग्वेद में गहराई से उतरते हैं, हम इस महाकाव्य युद्ध, इसके नायकों और इसके गहन निहितार्थों का पता लगाएंगे। हम समय के माध्यम से यात्रा करेंगे, इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी बनना, जिसकी गूंज हजारों साल बाद भी सुनाई देती है। भजनों और अनुष्ठानों के बीच एक महान युद्ध की एक महाकाव्य कहानी है, जिसे 10 राजाओं की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इस पौराणिक लड़ाई का मंच 2 शक्तिशाली संस्थाओं, राजा सुदास के नेतृत्व वाले ट्रोट्सस और 10 विरोधी जनजातियों के एक संघ के बीच संघर्ष द्वारा निर्धारित किया गया था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जमीन पर लंबी छाया पड़ी, हवा में भारी तनाव फैल गया। एक समय का शांतिपूर्ण क्षेत्र अब कलह का केंद्र बन गया था। ट्रोट्सस और 10 जनजातियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के कारण इसकी शांति भंग हो गई थी। बहादुर राजा सुदास की कमान के तहत ट्रोट्सस मजबूत और समृद्ध हो गया था। हालांकि उनकी शक्ति 10 अन्य जनजातियों के लिए एक कांटा थी, जो उनके उत्थान को बढ़ती बेचैनी के साथ देखते थे। इस संघर्ष के बीज राजनीतिक महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय विवादों की उपजाऊ मिट्टी में बोए गए थे। जैसे ही ट्रोट्सस ने अपने डोमेन का विस्तार किया, उन्होंने अनिवार्य रूप से अन्य जनजातियों द्वारा दावा की गई भूमि पर अतिक्रमण किया। इससे झड़पों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिनमें से प्रत्येक पिछली से अधिक हिंसक थी और शत्रुता की अंतर्धारा शत्रुता की एक अजेय लहर में बदल गई। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, 10 जनजातियों को एहसास हुआ कि व्यक्तिगत रूप से वे राजा सुदास और उनकी शक्तिशाली ट्रुत्सु सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने एकजुट होने का फैसला किया, एक संघ बनाया, एक दुर्जय बल, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह ट्रुत्स को चुनौती दे सकता है। जनजातियों ने प्रत्येक ने अपनी अद्वितीय शक्तियों के साथ अपने संसाधनों को संयोजित किया, जिससे शक्ति का एक ऐसा रूप तैयार हुआ जो उसके भागों के योग्य से भी अधिक था। वहीं राजा सुदास निष्क्रिय नहीं थे, उन्होंने भी गठबंधन बनाया, अपनी स्थिति मजबूत की और अपरिहार्य टकराव की तैयारी की। प्रत्येक पक्ष दूसरे के इरादों से भली भांति परिचित था और हवा प्रत्याशा से घनी थी। हर पल उन्हें आने वाली लड़ाई के करीब ला रहा था। मंच सज चुका था, खिलाड़ी अपनी जगह पर थे। चंद्रमा ने परिदृश्य को रोशन कर दिया। इसकी चांदी जैसी रोशनी एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। जल्द ही होने वाले युद्ध के मैदान में बहें। रात बेहद शांत थी, आने वाले तूफान से बिल्कुल विपरीत। रेखाएं खींची गईं और गठबंधन बनाए गए। एक ऐसी लड़ाई के लिए मंच तैयार किया गया जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी। जैसे ही युद्ध के नगाड़े गरजे, 10 राजाओं की लड़ाई शुरू हो गई। एक ऐसा संघर्ष जो इन प्राचीन जनजातियों के भाग्य का निर्धारण करेगा। ऋवैदिक युग के केंद्र में महाकाव्य अनुपात का एक संघर्ष सामने आने वाला था। युद्ध क्षेत्र भूमि का एक विशाल विस्तार था, जहां योद्धाओं की गड़गड़ाहट हवा में गूंजती थी। आसन्न संघर्ष की आशंका से उनकी आत्माएं प्रज्वलित हो जाती थीं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख खिलाड़ियों की। एक तरफ भरत जनजाति के नेता राजा सुदास थे, दूसरी ओर 10 शक्तिशाली जनजातियों का एक संघ, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व उनके अपने राजाओं ने किया। सभी सुदास के खिलाफ एकजुट हुए। वे सुदास को उखाड़ फेंकने और उसकी समृद्ध भूमि पर कब्जा करने की साझा महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, रणनीतियों को गति दी गई।
राजा सुदास संख्या में कम होने के बावजूद आसानी से भयभीत होने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक दुर्जेय रक्षा पंक्ति बनाते हुए अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया। प्रशिक्षित और अनुशासित उनके योद्धाओं ने अपनी जमीन मजबूती से पकड़ रखी थी। उनकी ढालें दुश्मन के हमले के खिलाफ लोहे की दीवार बन रही थीं। इस बीच 10 राजाओं के संघ ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के प्रति आश्वस्त होकर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। उनकी रणनीति सीधी थी, केवल ताकत और संख्या के माध्यम से सुदास की सेना पर काबू पाना। वे एक तूफान की तरह आए। उनकी युद्ध घोष ने उनके नीचे की जमीन को हिलाकर रख दिया। लेकिन लड़ाई किसी भी तरह से एक तरफा नहीं थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, युद्ध का ज्वार कम होता गया और बहने लगा। ऐसे मोड़ आए जिन्होंने गति को बदल दिया। ऐसे क्षण आए जहां एक पक्ष की जीत समझ में आ रही थी और अगले दिल की धड़कन में जीत हाथ से निकल गई। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सुदास सामरिक प्रतिभा के एक झटके में संघ की सेनाओं को विभाजित करने में कामयाब रहे। उनके गठन में कमजोरी का फायदा उठाकर उसने अराजकता पैदा कर दी। उनके रैंकों में उनकी संख्या की ताकत को एक दायित्व में बदल दिया गया है। इस कदम ने न केवल उनके हमले को बाधित किया, बल्कि सुदास की सेना के लिए जवाबी हमला शुरू करने का अवसर भी तैयार किया। जवाबी हमला भयंकर और अथक था, जिसने परिसंघ की सेनाओं को पीछे धकेल दिया। सुदास के योद्धा साहस और अनुशासन के संयोजन से लड़े। उनका हर वार सटीक और घातक था। यह स्पष्ट था कि सुदास की रणनीतिक क्षमता युद्ध के मैदान में अंतर पैदा कर रही थी। इस क्रूर टकराव में केवल हथियारों की ताकत ही मायने नहीं रखती थी, बल्कि भावना और रणनीति की ताकत भी मायने रखती थी। 10 जनजातियों की एकता, उनकी संख्यात्मक श्रेष्ठता और सुदास को उखाड़ फेंकने की उनकी साझा महत्वाकांक्षा सभी एक अपराजेय संयोजन की तरह लग रहे थे। फिर भी 10 के विरुद्ध अकेला राजा सुदास ही विजयी हुआ। 10 राजाओं की लड़ाई केवल शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि रणनीतिक कौशल, नेतृत्व और योद्धाओं की अदम्य भावना की भी परीक्षा थी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। ऋग्वेद इस प्राचीन युग के उथल पुथल भरे समय का एक प्रमाण है। एक भयंकर और क्रूर टकराव में राजा सुदास विजयी हुए, उनके दुश्मन परास्त हो गए। 10 राजाओं की लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद से कहीं अधिक थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस महाकाव्य संघर्ष के बाद सत्ता का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल गया। विजयी भरत एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। उनकी जीत ने पंजाब क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में उनकी स्थिति को मजबूत किया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि इसने भरत के प्रमुखता के उदय की शुरुआत की और बाद में कुरु साम्राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर पराजित जनजातियों को परिधि पर धकेल दिया गया। उनका प्रभाव काफी कम हो गया। अनुस, ध्रुह्य, तुर्वशा और अन्य जो एक समय दुर्जय प्रतिद्वंद्वी थे, अब तितर बितर हो गए थे। उनकी एकता टूट गई थी। लेकिन लड़ाई का प्रभाव तात्कालिक परिणामों से कहीं आगे तक बढ़ा। शामिल जनजातियों के लिए परिणाम। 10 राजाओं की लड़ाई वैदिक समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण थी। इसने जनजातीय संघों से शासन के अधिक केंद्रीकृत और पदानुक्रमित रूपों में बदलाव का संकेत दिया, जिससे बाद के वैदिक काल पर हावी होने वाले राजतंत्रों के लिए मंच तैयार हुआ। इसके अलावा लड़ाई का महत्व उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने में भी गहराई से निहित है। इस घटना का वर्णन करने वाले राजवेद के भजन भारतीय इतिहास के सबसे पुराने जीवित अभिलेखों में से हैं। वे उस समय की सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता, धार्मिक मान्यताओं और वीर आदर्शों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 10 राजाओं की लड़ाई सिर्फ योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, यह विचारधाराओं, जीवन के तरीकों का टकराव था। यह वर्चस्व, अस्तित्व और पहचान के लिए संघर्ष था। यह मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना, शक्ति की निरंतर खोज और जीत के स्थायी आकर्षण का एक प्रमाण था। इतिहास और इसलिए इस प्राचीन संघर्ष की गूंज समय के इतिहास में, भारतीय इतिहास के ताने बाने में बुनी गई कथा के माध्यम से गूंजती रहती है। 10 राजाओं की लड़ाई इस भूमि के गतिशील और जटिल इतिहास का प्रतीक है, जो इसके लोगों के परीक्षणों और विजय का प्रमाण है। ऋग्वेद में अमर यह महाकाव्य कथा प्राचीन भारत के गतिशील और जटिल इतिहास के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। जैसे ही हम 10 राजाओं की लड़ाई पर विचार करते हैं, हमें उस समय की झलक मिलती है जिसने इतिहास की दिशा को आकार दिया। ऋग्वेद के पवित्र छंदों में वर्णित इस महाकाव्य टकराव ने हिंदू संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 10 राजाओं की लड़ाई वीरता और संघर्ष की कहानी से कहीं अधिक है। यह मानवीय भावना के लचीलेपन, राजाओं की महत्वाकांक्षा और विश्वास की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। इसकी स्थायी विरासत हिंदू लोकाचार के ताने बाने में बुनी गई है, जो पीढ़ियों के लिए आख्यानों और प्रेरक कहानियों को आकार देती है।
ऋग्वेद की आर्चाएं समय की बाधाओं को पार कर गई हैं। उसी प्रकार इस महत्वपूर्ण युद्ध की गूंज भी वे युगों युगों तक गूंजते रहते हैं। हमें साहस, सम्मान और भक्ति से भरे अतीत की याद दिलाते हैं और इसलिए इस प्राचीन युद्ध की गूंज गूंजती रहती है। एक गाथा समय के इतिहास में अंकित हो गई है जो हमें हमारे समृद्ध और विविध अतीत की याद दिलाती है।